वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ ओडिशा आईएएस अकेडमी। मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं पार्ट 5 लेकर के। ये सीरीज क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है बेसिकली, और करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस ये दोनों कंबाइन करके लिया जा रहा है बेसिकली, ताकि आपको प्रीलिम्स 2025 में जो है हेल्प मिले और जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं ना वहां पे हेल्प मिले। यूं समझ लीजिए कि एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन है ना वो आपके सामने में लेके आ रहा हूं। ठीक है, आइए हम चलते हैं 101 क्वेश्चंस पे, जहां पे बात हो रही है टी हॉर्स रोड। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, टी हॉर्स रोड न्यूज में था। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये टी हॉर्स रोड क्या है। तो ये एक एंशिएंट ट्रेड रूट है बिटवीन किसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे चाइना एंड तिब्बत के बारे में। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज 101 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम आशा? अब ये न्यूज में था बेसिकली, ठीक है, कि अन्नदाता आय, याद रखिएगा अन्नदाता, इसका क्या है, अन्नदाता आय, इनकम संरक्षण, सिक्योरिटी अभियान। ठीक है, सिंपल सा चीज है कि फार्मर्स को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम्स है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसकी ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एमएसपी टू फार्मर्स थ्रू वेरियस प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म्स। अब ये एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एमएसपी जो है डिसाइड कैसे होता है, ये एमएसपी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एमएसपी का फॉर्मूला जो है ना, हम देखेंगे कि स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन इधर कुछ हुआ था बेसिकली। स्वामीनाथन कमेटी ने इधर बोला था कि C2 मॉडल पे आप जो है एमएसपी को डिसाइड करें। अब ये क्या है बेसिकली, तो इसके लिए समझना पड़ेगा कौन कौन सा मॉडल चल रहा है। एक मॉडल है हमारा A2 मॉडल। ठीक है, A2 मॉडल में क्या है कि जो भी इनपुट कॉस्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसी एक प्रोडक्ट का, किसी क्रॉप्स का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना दिया जाए ताकि फार्मर्स को फायदा हो, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे तय करेंगे हम? तो A2 फॉर्मूला के हिसाब से जो है इनपुट कॉस्ट है। इस इनपुट कॉस्ट के अंदर हम देखेंगे द कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश एंड काइंड। इन कैश एंड काइंड, वो कॉस्ट जो कैश में यूज हो रहा हो और काइंड में सामान लेने में, खरीदने में यूज हो रहा हो, तो हम ये करेंगे क्या, जैसे सीड्स फर्टिलाइजर्स, ये सब करने में खर्च लगता है ना, सीड्स फर्टिलाइजर्स प्लस पेस्टिसाइड्स वाला जो हम छिड़कते हैं बेसिकली पेस्टिसाइड्स। ठीक है, और इन सब के अलावा हायर्ड लेबर होंगे, ठीक है, तेल होंगे, फ्यूल होंगे। तो ये सब चीज को इनपुट कॉस्ट जो इसमें लग रहा है, दिस इज योर A2। तो पहले कुछ ऐसे डिसाइड हुआ करता था, उसके बाद जाकर के इसको क्या किया गया, A2 प्लस FL किया गया। क्या किया गया? द सेकेंड डेवलपमेंट इज A2 प्लस FL। मतलब जो भी A2 है, जो भी इनपुट कॉस्ट है एमएसपी डिक्लेयर करने में, वहां पे हम देखेंगे कि फैमिली लेबर, यानी अगर एक परिवार वो काम कर रहा है इसमें, तो हम देखेंगे कि वो काम अगर करता है तो उसको भी पैसे मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पैसा तो ले नहीं रहा है, तो इसको भी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है ताकि उनको भी इंसेंटिवाइज किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है प्लस फैमिली लेबर का जो मिनिमम वेजेस होना चाहिए, उस हिसाब से जो है वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि इफ ओन फैमिली मेंबर्स are also working in the field and they are not paid by the head of the member। ठीक है, घर में 10 लोग हैं, हेड ऑफ द मेंबर अपने भाइयों से इससे काम करवा रहे हैं, तो उनको पेड नहीं किया जाता है, घर के लोग हैं इसीलिए, तो उनको भी जो है ना ऐड किया गया है इस मॉडल पे। ठीक है, अब जो स्वामीनाथन कमेटी जो है ना, स्वामीनाथन कमेटी C2 मॉडल पे बात कर रहे हैं। अब स्वामीनाथन कमेटी का C2 मॉडल क्या है? अब C2 मॉडल के अंदर है कि भाई हमारा जो इनपुट है, हम जो एमएसपी कैसे डिसाइड करेंगे, हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हम कह सकते हैं इट इज A2। और फिर हम कहेंगे कि हमारा जो फैमिली लेबर वाला पार्ट है वो, अच्छा, इसके अलावा हम लोन वगैरह लिए रहते हैं, इंटरेस्ट। इसके अलावा हम जमीन भी कभी कभी रेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो रेंट, जमीन का भी रेंट एक होता है, यानी इफ वी ऐड द A2 प्लस FL प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, तो इसको ऐड करने के बाद जो है जो निकलेगा हमारा वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाला जाता है इससे। ठीक है, अब ये स्वामीनाथन कमेटी C2 मॉडल को
प्रमोट करने की बात कर रहे हैं बेसिकली। और बोला जाता है जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा उससे 1.5 टाइम्स, मतलब एमएसपी और कैसे डिक्लेयर होगा, 1.5 टाइम्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये एमएसपी के लिए। तो ये मैंने सिर्फ आपको एमएसपी के लिए बताया, ठीक है, कि व्हाट इज एक्चुअली एमएसपी एंड हाउ इट वर्क्स। कमिंग टुवर्ड्स द पीएम आशा, तो ये पीएम आशा क्या है कि टू इंश्योर एमएसपी टू फार्मर्स थ्रू वेरियस प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये जो बात बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रब करता हूं, अब मैं आपको पीएम आशा के बारे में और डिटेल्स में थोड़ा सी बात करने की कोशिश करता हूं। अब ये खुद एक जो स्कीम है ना, ये अलग अलग तरीके से चलता है। क्या क्या चलता है? प्राइस सपोर्ट स्कीम। व्हाट इज दिस? प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसका 3 पहलू है, 3 कंपोनेंट है। उसके बाद प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। ठीक है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम आप लिख लीजिएगा, ये चीज हो गया। और क्या है? ठीक है, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, ये क्या है? प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, ये क्या है? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट है बेसिकली। अब ये क्या है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर है कि भाई गवर्नमेंट जो है ना डायरेक्टली फिजिकल प्रोक्योरमेंट करेगा, डायरेक्टली फिजिकल प्रोक्योरमेंट करेगा। अब ये काम कैसे करता है इसको समझ लीजिए। मान के चलिए कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है 100 रुपीज। ठीक है, अच्छा, आप इसको बेचने जा रहे हैं, तो मिनिमम कम से कम तो 100 रुपीज में बेचना होगा, या हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा कुछ करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली कि जब मार्केट में आप जा रहे हैं ना, तो वो मार्केट में 80 रुपया 90 रुपया बेचने की बात हो रही है, 80-90 रुपीज। तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 80-90 रुपीज। ठीक है, अब तो इनका नुकसान होगा, तो क्या होगा? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा कि बोला जाएगा कि हम आपसे 110 रुपीज में या 120 रुपीज में जो है हम आपसे ले लेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट प्रोक्योर्स, ठीक है, डायरेक्टली फिजिकल, डायरेक्टली लेगा। अब थ्रू कैसे लेगा? हमारे पास एफसीआई है, नाफेड है, ठीक है, इन सब के जरिए जो है ना डायरेक्टली जो है हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एमएसपी का बेसिक से कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या है? प्राइस सपोर्ट सिस्टम खास तौर से किसके लिए किया जा रहा है हम देखेंगे कि पल्सेस किसके लिए? पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। ठीक है, ये पीएम आशा के अंदर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा, इसके लिए जो है वो किया जा रहा है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में क्या है। मान के चलिए कि जो भी मार्केट प्राइस है और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम उसका जो डिफरेंस होगा ना, यानी जो एमएसपी होगा माइनस सेलिंग प्राइस, ये हम आपको दे देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है मान के चलिए कि 150 रुपीज है। ठीक है, 150 रुपीज है और एमएसपी जो है 100 रुपीज है, तो 50 रुपीज और नुकसान हो रहा है, तो 50 रुपीज जो है हम आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, यानी जो डिफिशियंसी हो रहा है ना, और ये स्पेसिफिकली ऑयल सीड्स के लिए खासतौर से बोला जाता है, ऑयल सीड्स के लिए बोला जाता है ये चीज। ठीक है, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। उसके बाद प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम, ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि किसी प्राइवेट सेक्टर को, मान के चलिए कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, और ये फार्मर है, तो फार्मर से ये ऑयल सीड्स ले लेंगे और इसके बदले में जो है इनको ये पैसा देंगे, और गवर्नमेंट इनको कुछ इंसेंटिवाइज देगी, यानी सर्विस चार्ज देगी। गवर्नमेंट इनको सर्विस चार्ज देगी ताकि आप प्रोक्योर कर सकें, आप स्टॉक कर सकें, और उसके बाद बहुत सारा काम आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एथेनॉल बिल्डिंग में काम आता है, बहुत सारी चीजों में काम आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि तीसरी वाली जो पार्ट है ना, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम, ये जो है आपको किसी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट होता है कि प्राइवेट सेक्टर को बोलती है गवर्नमेंट कि आप लीजिए किसान से, हम आपको कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह दे देंगे। ठीक है, अब ये प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हर जगह नहीं है, कुछ जगह जो है पायलट बेसिस पे प्रोग्राम ये नॉर्मली किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम्स। अच्छा,
वैसे अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है ना 2018 में लॉन्च हुआ था बेसिकली। और अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है तूर, उड़द और मसूर दाल के लिए भी किया गया है। तूर दाल, उड़द की दाल एंड मसूर दाल के लिए किया गया है। ठीक है, और इस बार बजट में 35,000 करोड़ कुछ दिया गया है बेसिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा नॉर्मली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फार्मर्स को दिया जा रहा है इस स्कीम के तहत पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा के लिए है, और ऐसे एक्सटेंशन है इसका पल्सेस में खासतौर से तूर, उड़द और मसूर की दाल के ऊपर किया गया है। चलिए कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन किसको कहते हैं? ये ग्लोबलाइजेशन के ऑपोजिट है। ग्लोबलाइजेशन जहां पे हम बात करते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट होने का, इकोनॉमी कनेक्ट होना, कल्चर कनेक्ट होना, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि लोग जो है ना अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो अलग हो रहे हैं ना उसको हम लोग कहते हैं जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। ध्यान से रखिएगा, इसका एग्जांपल क्या क्या हो रहा है, जैसे यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर, ठीक है, यूएसए चाइना का ट्रेड वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर। ग्लोबलाइजेशन की तरफ से जो है नेशंस इंटरेस्ट, अपना अपना जो नेशन का इंटरेस्ट सबसे अगर ज्यादा होने लगेगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक भी जो है ना फ्रैगमेंटेशन की तरफ मूव करेगी। तो ये न्यूज में था, और आईएमएफ जो क्रिस्टियाना लगार्डे जो है ना वो बेसिकली जो है इसको टर्म्स का यूज कर रही है कि जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन ग्लोबली चल रहा है। क्या है ये? बेसिकली हम देखेंगे जीईएफ इज द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अभी भी आपको बताया मैं कि ये इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन है, ये इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन है बेसिकली, ठीक है। तो इसका ये पार्ट ही गलत हो गया हमारा, ठीक है, तो दिस वन इज रॉन्ग। नाउ फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग आर एग्जांपल्स ऑफ जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। अब इसको समझिए एक तरीके से, मान के चलिए दिस इज आवर वर्ल्ड मैप, ओके, दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस पार्ट इज ओवर यूरोप, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज को कि मान के चलिए एलॉन मस्क, आई एम गिविंग एग्जांपल अबाउट एलॉन मस्क, ठीक है, एलॉन मस्क की, और दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब एलॉन मस्क की टेस्ला वाली जो बैटरी है ना यहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी एलॉन मस्क का पहले सेटअप यहां पे है, सेटअप यहां पे है। तो जब ये सेटअप यहां पे है तो भाई भाई, ठीक है, इकोनॉमिक में जो है आप प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। लेकिन हो क्या रहा है, जब इनमें खलिश पैदा हो रही है ना, तो ये सेटअप जो है ना, ये सेटअप यहां से निकाल करके हम देखेंगे इंडिया के पास सेटअप करने की बात चलती है, या इंडिया के पास किया जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेंड शोरिंग, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेंड शोरिंग। जो भी आपकी अलाइज कंट्री है, अलायंस है जिसके साथ आपका जो अच्छी पार्टनरशिप है, आप अपने राइवल कंट्री से निकाल करके यहां पे सेटअप करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड शोरिंग, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें? नियर शोरिंग। अच्छा, नियर शोरिंग और एक वर्ड है रीशोरिंग। रीशोरिंग समझ लेते हैं। अब मान के चलिए कि सारा सेटअप हम उठा करके अगर हम चाइना से वापस से हम अमेरिका में के लिए आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रीशोरिंग, ठीक है। अच्छा, और आप नियर शोरिंग किसको बोलते हैं? जो आपके करीब कंट्रीज में, अगर आसपास में जो आप यूरोप में कहीं पे कुछ कर लिए, कहीं यहां पे कुछ कर लिए, ठीक है, कनाडा वगैरह में कुछ कर लिए, तो नियर शोरिंग जो है आप कंपनी का सेटअप उठा करके यहां पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? नेशंस इंटरेस्ट, नेशन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है ना अभी ये फेज चल रहा है जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग आर एग्जांपल्स ऑफ जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। जीईएफ कैन रिजल्ट इन लोअर ग्लोबल डोमेस्टिक ग्रोथ एंड रिड्यूस टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन। सिंपल सा चीज है। आप देखेंगे यूएसए के साथ अभी ये चल रहा हाई टैरिफ वॉर, ठीक है, टैरिफ वॉर लगाया जा रहा है, बेसिकली एक दूसरे पर टैरिफ वॉर लगाया जा रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? चाइना जब कोविड के वक्त हुआ था ना, तो बहुत सारा जो है
सब लॉकडाउन हो गया, तो इसमें चाइनीज का भी जो बहुत सारा नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और वहां पे लेकिन मैन्युफैक्चर सामान जो है बन चुका था ऑलरेडी। जब सामान बन चुका था ना, तो कहीं ना कहीं हमको एक्सपोर्ट करना था, तो एक्सपोर्ट सस्ते में माल को निकालने के लिए किया जा रहा है। अब सस्ते में जब किया जा रहा है, तो अब यूएसए में कुछ सामान अगर जा रहा है, तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये हाई टैरिफ ड्यूटी लगा रहे हैं, ताकि हमारे जो इंडिजिनस को है नुकसान नहीं पहुंचे, है भी वैसा, ठीक है। तो अगेन दीज आर द टर्म्स, जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन, दिस इज ऑपोजिट टू द ग्लोबलाइजेशन फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे जो है ये इस चीज को किया जाता है। अभी आपको एग्जांपल दिया हूं फ्रेंड शोरिंग, रीशोरिंग, नियर शोरिंग के बारे में, ठीक है। नाउ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? बहुत आसान है। ये बेसिकली हम देखेंगे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है ना, हमारे आसपास के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उसके साथ हम अच्छा एक बिल्डअप, एक रैपो डेवलप करें, जैसे डिजिटल हो गया, फिजिकल कनेक्टिविटी हो गया, और खास तौर से साउथ एशिया तक जाने की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, बिल्डिंग डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी इन साउथ एशिया, ठीक है, इन फर्स्ट पॉलिसी। अच्छा, प्रोमोटिंग मिलिट्री अलायंस टू काउंटर चाइना, नहीं, इसमें वॉर वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कॉन्सेप्ट है 5S का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बोला जाता है सम्मान, सम्मान, संवाद और समृद्धि। अब बल्कि समृद्धि सिर्फ इतना ही नहीं है, 5S में एक हो गया सम्मान, संवाद, शांति यानी पीस, ठीक है, ये भी एक हो गया साथ में, और समृद्धि ये चीज हो गया, और जो हमारे साथ है वो है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति। ये कल्चर हो गया, दिस इज कल्चर, दिस इज पीस, एंड दिस इज ये क्या है? प्रॉस्पेरिटी, ये है प्रॉस्पेरिटी। तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया का है बेसिकली। दिस वन इज एम्फसाइज, ये बात सही है, तो ये याद रखिएगा, ये 5S याद रखिएगा। सो दिस इज आंसर ओवर हियर 1 and 3। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस के बारे में बात की जा रही है। नेशनल क्रिटिकल मिशंस के बात की जा रही है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स ये क्या है? ये अपने आप में एक खुद MCQs है बेसिकली। क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है? अब वैसा मिनरल जो है, जो बड़ा स्ट्रैटेजिक है, जो इकोनॉमिक क्रिटिकल में इसको बोलेंगे, जो इन्वायरमेंट में भी काम आए, जैसे सोलर पैनल वगैरह बनाना हुआ, ठीक है, हमारे डिफेंस में भी काम आए, जहां पे मिसाइल्स वगैरह टेक्नोलॉजी वाला काम हुआ, ठीक है, एंटीमोनी है, बेरिलियम है, बिस्मुथ है, कोबाल्ट है, ऐसा जो लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स है इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन सारी चीजें हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो हमको करना क्या पड़ता है ना, बेसिकली एक्सप्लोर करना पड़ता है, माइनिंग करना पड़ता है, उसके लिए एक इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये मिशन में क्या ही बात की जा रही है, ठीक है, क्या ही बात की जा रही है। अब इंडिया इसमें बेसिकली चाहता है कि हम आत्मनिर्भर हो जाए। क्या चाहता है इसके अंदर? आत्मनिर्भर हम इसको हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहली चीज क्या है कि इट प्रोवाइड्स फिनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है, फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हमको फिनेंशियल इंसेंटिव देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे इट प्रमोट्स ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, हम ये भी करते हैं। अच्छा, द मिशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, तो हम बोलेंगे नहीं, ये चीज जो है वो गलत है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ होगा, तो इसका आंसर होगा 1 and 2। लेकिन और कुछ चीजें समझते हैं कि ये इस बार बेसिकली बजट में 2024-25 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस की अनाउंस किया गया बेसिकली, और इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो सप्लाई चेन जो है हमारा अच्छा हो, बाई इंश्योरिंग मिनरल अवेलेबिलिटी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, यानी सप्लाई चेन हमारा अच्छा हो, डोमेस्टिक में भी और फॉरेन दोनों तरफ से हमको अच्छा मिले, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली, ठीक है। प्लस हम देखेंगे कि ये सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। और हर स्टेजेस में जो है, चाहे एक्सप्लोरेशन हो, माइनिंग हो, प्लस प्रोसेसिंग हो, रिकवरी हो, उसका एंड प्रोडक्ट्स हो, हर प्रोसेस में इस पे गवर्नमेंट जो है इस पे नजर रखेगी बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल क्रिटिकल मिशन, ये याद रखिएगा। और लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो है आप
नेट पे इजीली अवेलेबल है, देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट में भी काम आता है, रूफ पैनल बनाने में काम आएगा, डिफेंस में काम आएगा, हर जगह काम आता है बेसिकली। ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अबाउट पंचायत डिवोल्यूशन। अगेन मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के बारे में बात कर चुका हूं ऑलरेडी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्स ओवर हियर। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं बेसिकली कि क्या ही है। तो अगेन क्या क्या चैलेंज है एसोसिएटेड विद पंचायत डिवोल्यूशन। ठीक है, पंचायत डिवोल्यूशन में चैलेंजेस हम देखने को मिलता है कि भाई लोकल बॉडी इलेक्शन में डिले भी चैलेंजेस है, ओवर डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये खुद जो है ना मनी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट से। क्या फुल ऑटोनॉमी इन हैंडलिंग सेंट्रल स्कीम्स? नहीं, ये फुल ऑटोनॉमी नहीं दी गई है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 और 2 होगा। बाकी पंचायत डिवोल्यूशन के बहुत डिटेल्स में मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 में इसके बारे में जिक्र कर चुका हूं ऑलरेडी। ओके, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, ये क्वेश्चन है अगेन फ्रेंड शोरिंग। अभी मैंने बताया आपको फ्रेंड शोरिंग किसको कहते हैं, कि जहां पे एक सेटअप है, मान के चलिए इंडिया का अगर चाइना में कुछ सेटअप है, इंडस्ट्री वहां लगी हुई है मान के चलिए, और इंडस्ट्री लगी हुई है चाइना से, कुछ हमारा इंटेंगल खराब हो रहा है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, फ्रेंड शोरिंग। ठीक है, तो वहां से उठा करके हो सकता है कि हम बांग्लादेश की तरफ जाकर शिफ्ट कर दें वहां से। ठीक है, अगर बांग्लादेश के साथ रिश्ता अच्छा रहा तो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फ्रेंड शोरिंग। तो सिंपल सा चीज है, क्या है, शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स टू जियोपॉलिटिकली अलाइंड नेशंस, अलाइंड नेशंस। ठीक है, जो आपके साथ अलाइन करके है उसी के। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, फ्रेंड शोरिंग न्यूज में चलता रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अगेन क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये न्यूज में है। अगेन मिका इसका आंसर होगा, बाकी लिथियम, पोटैश, बिस्मुथ, ये सब जो है आपको क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर है। ठीक है, तो ये आंसर याद रखिएगा, बेसिकली इसका आंसर मिका है। नाउ 30 क्रिटिकल मिनरल्स याद रखिएगा। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के बारे में बात की गई यहाँ पे, और यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, अगेन एम्पावर्ड कमिटी ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, आपको कमिटीज क्रिटिकल मिनरल्स बनाई गई नॉर्मली, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यहाँ पे बेसिकली है। क्या इसमें फ्रेमवर्क में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कुछ बात की गई है? तो हम जब पढ़ेंगे डिटेल्स में तो इसमें वैसी कोई बात नहीं की गई है, तो आंसर जो इसका है 1 और 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 और 2 होगा। तो अब आपको बस फोकस करना है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में थोड़ा देख करके जाना है। ठीक है, यही बताना मकसद था हमारा। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस वे प्रोमिनेंटली विजिबल ड्यूरिंग। अब ये वैक्सीन मैत्री इसका आंसर होगा, वैक्सीन मैत्री। ठीक है, वैक्सीन मैत्री, मैत्री मींस फ्रेंडशिप। ग्लोबली हर जगह हम वैक्सीन भेजेंगे ऐसा देखने को मिला था। तो अगेन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी हमारा पहले है। ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ये देखिए अभी हमारे पड़ोसी जो है दुश्मन बन बैठे हैं और उनको अच्छी सबक सिखाई जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वैक्सीन मैत्री। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अब ये याद रखिएगा, ये क्या ही है इंडिया मिडल ईस्ट। अगर आपको हम फॉरन एक मैप हल्का सा बना दें, अगेन ये देखिए मिडल ईस्ट, अफ्रीका, अगेन यहाँ पे हम यूरोप हम कुछ कर देते हैं। तो ये कौन सा रूट, किस रूट की बात हो रही है? ये इस रूट की बात हो रही है कि भाई इंडिया के साथ कनेक्ट होगा मिडल ईस्ट का। ठीक है, अगेन ये समझिए एक रूट है ये वाला। ठीक है, फिर ऐसे करके नॉर्थ में जाएगा। तो ये दो है, एक तो है ईस्टर्न गल्फ में जाएगा, उसके बाद नॉर्दर्न यूरोप में जाएगा। अब ये क्या है, ये ऑल्टरनेट टू द चाइना वाला है, चाइना का जो है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपको इंपॉर्टेंट है, दिस IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है ना, ये बेसिकली G20 में अनाउंस किया, समिट में हुआ था जो, तो 2023 में ये इनिशिएटिव यहां लिया गया था। दिस वन इज करेक्ट। अच्छा, इट इंक्लूड्स बोथ शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी फ्रॉम इंडिया टू यूरोप वाया UAE है इस तरफ, सऊदी अरेबिया इस तरफ है, एंड इजराइल वगैरह। अच्छा, पूरा इजराइल यूरोप इजराइल तक जाएगा। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ IMEC is being implemented under the AIIB बैंक। तो बोलेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये मल्टी कंट्री इनिशिएटिव है बेसिकली, इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल बैंक। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इंडिया के लिए फायदा क्या होगा हम देखेंगे, 30% जो है ना लॉजिस्टिक, जो सामान जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इंक्रीज करेगा, जो
कॉस्ट तो डिक्रीज कर जाएगा बेसिकली, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम हो जाए, 30%। इसको आप लिख सकते हैं कि IMEC इज सेट टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय अप टू 30%। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारा 30% रिड्यूस कर जाएगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी जो है ना 40%, जो टाइम है हमारा वो 40% रिड्यूस कर जाएगा। पहले क्या है, सुएज के साथ घूम घूम के जाना पड़ता था, अब क्या है, ये दो हिसाब से जो है हम लोग कर लेंगे। प्लस इंडिया का एक है, उस इंडिया का एक चीज याद रखेंगे, OSO, ये है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसके अंदर बेसिकली ये अलाइन किया गया IMEC को, और इसके अंदर एनर्जी पाइपलाइंस, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब की बात की गई है। इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट, जब हम ये कर लेंगे पूरा, इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट द FDI ऑल्सो, इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट द FDI। तो ये पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट याद रखिएगा 2024 में UAE के साथ इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2024 में UAE के साथ इंडिया का साइन भी हो चुका है इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये याद रखिएगा नॉर्मली। नाउ हेडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल, ठीक है। अब ये कब हो रहा है तो देखेंगे, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। अगेन ये भी G20 में है, यहाँ पे बायोफ्यूल की भी बात की गई थी बेसिकली। अलायंस एम्स टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ग्लोबली, बिल्कुल सही बात है। इथेनॉल ब्लेंडेड ये क्या है अभी हम बताएंगे आपको। ओनली G20 मेंबर्स कंट्रीज आर एलिजिबल टू ज्वाइन द अलायंस, नहीं, ये ओपन टू ऑल है, दिस इज ओपन टू ऑल, दिस इज ओपन टू ऑल। So आंसर इज 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे ये इथेनॉल ब्लेंडिंग इतनी जरूरी क्यों है, बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। हम एक टारगेट लेके चले हैं कि 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। क्या है कि पेट्रोल या डीजल में, पेट्रोल वगैरह में क्या करेंगे हम, इथेनॉल जो है हम डालेंगे 20%। अगर 100% पेट्रोल चल रहा है तो उसमें हम 80% वो करेंगे, 20% इथेनॉल डालेंगे। इससे क्या होगा, जब हम चलते हैं ना, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, जब हमारी गाड़ियां चलती है ना तो उसमें एमिशन होता है, और एमिशन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। लेकिन क्यों, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अगर पूरी तरीके से नहीं जलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। और अगर ये कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज जनरली ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजन, ये भी असर करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये बहुत ज्यादा जहर है, ह्यूमन बींग्स के लिए तो बहुत ज्यादा जहर है, ठीक है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ना, इसलिए बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, ये इथेनॉल वाला जो होगा ना, इथेनॉल में ऑक्सीजन रहता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना वो जलाने में मदद करेगा। तो कंप्लीट कंबशन इज मैंडेटरी फॉर एनी गुड ऑटोमोबाइल सेक्टर। या अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो समझिए वो जो है सिर्फ वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिलीज करेगा, ठीक है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है, ठीक है। नाउ द PM सूर्या घर मुफ्ती बिजली योजना एम्स टू, ठीक है। अच्छा, मुफ्ती बिजली योजना, अब ये मुफ्ती बिजली योजना क्या है, अगर ये न्यूज में है बेसिकली तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ये, हम देखेंगे कि प्रमोट रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन अर्बन होम्स, करेक्ट, 10 मिलियन रूफ टॉप्स बाई 2025, ठीक है था। अब ये न्यूज में बेसिकली है, इसको और एक्सटेंड करने की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे। ये इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो भी चुका है समझिए एक तरीके से, ये भी ठीक है। ऑफर फ्री 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर हाउस होल्ड पर मंथ, तो ये PM सूर्या घर वाली चीज जो है ना वो याद रख लीजिएगा, और यहाँ पे 1 2 3 इज द आंसर, ठीक है। अब ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, ये दो मॉडल पे काम कर रहा है। एक मॉडल है इसका रेस्को, एक मॉडल है इसका रेस्को, ठीक है, और एक मॉडल है इसका यूटिलिटी लेड एसेट। यूटिलिटी लेड एसेट क्या है, यूटिलिटी लेड एसेट, ठीक है। रेस्को, रेस्को क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस, ठीक है, कंपनी
यही है रेस्को मॉडल। इस मॉडल में क्या बात होती है बेसिकली, तो रेस्को डेवलप्स, रेस्को खुद जो एक कंपनी टाइप की है वो खुद डेवलप करेगी और ओन्स द रूफटॉप सोलर सिस्टम, ठीक है। और कहा ये क्या करेगी, ये कंज्यूमर के छत पे जाकर के सोलर पैनल वगैरह ये लगाएगी। कब तक के लिए, 5 इयर्स के लिए। कब तक के लिए, 5 साल तक के लिए लगाएगी। और कस्टमर पे द रेस्को, कस्टमर जो है, कस्टमर विल पे टू होम, कस्टमर पे करेगा रेस्को को, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना वो करेगा। और नेट मीटरिंग बेनिफिट्स उसको मिलेगा, नेट मीटरिंग। तो ये सब जुड़ा हुआ वर्ड है सोलर से बेसिकली रेस्को। दूसरा मॉडल है यूटिलिटी लेड असेट्स मॉडल है, जहां पे स्टेट का जो डिस्कॉम कंपनी है, डिस्कॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है वैसे डिस्कॉम जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेट इसको ओन करेगा, गवर्नमेंट लगा करके देगी। यहां पर रेस्को इज डूइंग दिस वर्क एंड ओवर हियर स्टेट डिस्कॉम, ठीक है। सो बेसिकली ओवर हियर स्टेट डिस्कॉम ओन्स द रूफटॉप सोलर सिस्टम फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, 5 साल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफर द ओनरशिप जो है वो भी होता रहेगा अगर आपका हाउस होल्ड भी चेंज होता रहता है। तो दिस इज बाय द स्टेट, दिस इज बाय द रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी, इसके तरफ से है और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। नाउ तो ये एक कुछ न्यूज में था इसलिए इसको लाया हूं मैं नॉर्मली। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोल इन वोटर अवेयरनेस। अब आप इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी न्यूज में है, ठीक है। अगेन ज्ञानेश कुमार जी अभी रिसेंट इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना कि इट कंडक्ट सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल स्वीप कैंपेन्स। ये देखिए स्वीप कैंपेन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वोटर्स को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्वीप कैंपेन्स बेसिकली ये चलाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे इट कैन मैंडेट इलेक्टोरल पार्टीज टू विथड्रॉ फ्रीबीज रिलेटेड प्रॉमिसेस। नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। फ्रीबीज न्यूज में था, पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉमिसेस कि ये देंगे, इसमें नहीं। एक एथिकल गाइडलाइन जरूर देते हैं लेकिन इसको कुछ ऐसे नहीं बोला करते हैं बेसिकली, ठीक है। इट प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड एंड एथिकल वोटिंग बिहेवियर, यस, दिस इज 1 and 3 द आंसर। अब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट की वजह से ये न्यूज में रहा है और हम देखेंगे कि एग्जाम में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो कॉन्सेप्ट वो भी आती रहती है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हम देखेंगे एक केस है अनूप बारनवाल केस। इसमें इलेक्शन कमीशन से क्या है जुड़ा हुआ है, अनूप बारनवाल केस का हवाला देते हुए, और ये केस जो है 2023 में हुआ है। और बोला जा रहा है कि यहां पे जो है जो अपॉइंटमेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, और सीजीआई, ठीक है। ये सब मिल करके जो है इलेक्शन कमीशन को हम लोग हेड करेंगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है बेसिकली, एक तो सर्च कमेटी बनेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सर्च कमेटी बनेगी और कम से कम 5 को चूज किया जाएगा, ठीक है। 5 को जो एक चूज किया जाएगा और दिस सर्च कमिटी इज हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर, दिस सर्च कमिटी इज हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर, ठीक है। प्लस 2 other members नॉट बिलो द सेक्रेटरी रैंक। तो पहले क्या फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपको हमको देखने को मिल रहा है कि भाई एक सर्च कमेटी बनेगी, 5 लोगों के कम से कम नाम दिया जाएगा और ये 5 लोगों के जब नाम दिया जाएगा तो इसके बाद सिलेक्शन कमेटी में आएंगे हम लोग, इसके बाद सिलेक्शन कमेटी में आएंगे। और सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलेंगे आपको, और हमारे पास यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है अगेन रिकमेंडेड बाई द पीएम। ये लोग मिल करके फिर जाकर के प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे। तो ये अपने आप में डिबेट है कि क्या लेजिस्लेचर का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें सही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा कि नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इश्यूज कुछ चल रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा, सर्च कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी है यहाँ पे। और इस तरह का क्वेश्चन हमने आपके लिए बना रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत सारा मैंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पहला टारगेट तो आपको, यू विल हैव टू मेमोराइज दिस टारगेट, यस, 2 ट्रिलियन बाई 2030, ये एक्सपोर्ट का टारगेट है हम लोगों का, ठीक है, टारगेट है।
अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डीजीएफटी सर्विसेज थ्रू डिजिटाइजेशन, मतलब डिजिटल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ये भी सही है। इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन वाया सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट हब्स, ये अपने आप में तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हम लोग जो है ना, इसमें कुछ कुछ स्कीम्स इसके अंदर है, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, ठीक है। और क्या है इसमें, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, याद रखिएगा ये क्या चीज है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। मान के चलिए लेट्स से कि यू विल हैव टू मेक दिस प्रोडक्ट, आपको ये पेन बनाना है, लेकिन ये पेन बनाने के लिए इसके जो मशीन है ना, वो हम फॉरेन से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल गुड्स होगा, यानी ये जो है ना कैपिटल गुड्स होगा, उसमें हम टैरिफ या टैक्स वगैरह हम लीस्ट या नहीं रखेंगे। क्या बोला हूं मैं, इसको बनाने के लिए मशीन को अगर हम ये करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो उस पे जो है हम लोग टैक्स नहीं रखेंगे। क्यों, अगर टैक्स रखेंगे तो जो मशीन खरीद रहे हैं इंडिया के अंदर वो महंगी हो जाएगी, तो ये पेन महंगा हो जाएगा, तो समझिए बहुत टीचर नहीं खरीदेंगे तो बहुत बच्चे जो है पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल ऐसी एग्जांपल्स दिया हूं और कुछ नहीं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम याद रखिएगा, ठीक है। जो मशीन्स आएगी ना, जो कैपिटल गुड्स होगा, जो मशीन्स वगैरह होगा, वो होगा फ्री। दिस इज अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, ठीक है, कैपिटल गुड्स स्कीम, याद रखिए दिस इज कैपिटल गुड्स स्कीम। अच्छा, उसके बाद ये समझते हैं, ये है एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। ये क्या है, अब मान के चलिए बहुत सारा रॉ मटेरियल्स भी हमको चाहिए बाहर से, ये तो मशीन्स की बात है, रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स जो हमारे कंट्री के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज है और उसको प्रमोट करना है हमको, चीजें सस्ती कब होगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स भी आता है। तो यहां पे हम बात करेंगे जो रॉ मटेरियल्स अगर लगता है हमको, इस पे भी हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो फ्री, ताकि हम चीजें सस्ती बेच सकें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे टाउन ऑफ एक्सीलेंस एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये भी न्यूज में है, बेसिकली ये भी न्यूज में है। अब ये क्या है, ये बेसिकली है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। अच्छा, अभी इस बार के इसमें बजट वगैरह में हम देखेंगे कि ये इसको 4 ऐसा जगह है जिसको टीई का खिताब मिला है। कौन कौन है बेसिकली, वो है आपको फरीदाबाद, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद प्लस हम देखेंगे इसमें मिर्जापुर, बनारस, ठीक है, मिर्जापुर एंड बनारस। और ये सारा ये रिकॉग्नाइज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें क्या है कि सिंपल है, एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमीज, बिल्कुल करेक्ट। इनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल करेक्ट। लिमिटिंग द यूज ऑफ बायोथिनॉल, नहीं, ये लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हम लोग अभी भी आपको बता के आए हैं बेसिकली, तो ये चीज याद रखिएगा। और इथेनॉल ब्लेंडिंग का याद रखिएगा 20% का हम लोगों का अभी का नेक्स्ट का टारगेट है, ठीक है। तो दिस आंसर इज बेसिकली 1 and 2 आपको याद रखना है। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सूर्या घर योजना। अगेन सूर्या घर योजना के बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है सूर्या घर योजना, तो हम देखेंगे कि यहां पे वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन फीस ऑफ सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, अगेन ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोलैबोरेशन विद प्राइवेट डेवलपर्स टू इंस्टॉल कम्युनिटी सोलर पार्क्स, नहीं, प्राइवेट डेवलपर से अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कम्युनिटी सोलर इजंट पार्ट ऑफ दिस, कम्युनिटी सोलर पार्क ऐसा कुछ अभी नहीं इसमें पीएम सूर्या घर योजना में है। हाँ, फाइनेंशियल सब्सिडीज फॉर हाउसहोल्ड्स अडॉप्टिंग रूफटॉप सोलर्स, ये सब्सिडी दिया जा रहा है, जिसका आंसर होगा 1 and 3। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ये पढ़ के जाना है, इस बार याद रखिएगा। क्या है ये इट इज अबाउट वोकल फॉर लोकल, अगेन वोकल फॉर लोकल। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कुछ इस तरीके से बात हो रहा है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 119, ठीक है। अगेन
व्हाट रोल डज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्ले? अब ये तो ठीक है, बिजली के ऊपर हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, यहां पे बात हो रहा है बीईई के बारे में, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्टैंडर्डाइज करता है सोलर इक्विपमेंट लेबलिंग को, ये स्टैंडर्डाइज करता है। कैसे? आपको पता होगा जब आप एसी खरीदने जाते होंगे तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार है, वो रेटिंग कौन देता है? वो रेटिंग यही देता है, रेटिंग बीईई, ये रेटिंग यही देता है। प्लस ये कैसी बॉडी है? दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बीई कैसी बॉडी है? दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी। 2002 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना है। प्लस अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब का है बेसिकली? तो हम देखेंगे ये 2001 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ हेडिंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। बीई के बारे में हल्का सा देख लीजिएगा। अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगेन इसका आंसर देखिए ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन पाइपलाइंस की भी बात हो रही है, रेल कनेक्टिविटी की भी बात हो रही है, डिजिटल एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। बताना यह है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, सिंपल, ठीक है। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, अब ये आरबीआई के ऊपर कुछ बात हो रही है, पेमेंट सिस्टम्स की यहां पे कुछ बात हो रही है, ठीक है। क्या ही पेमेंट सिस्टम है? तो हम देखेंगे कि आरबीआई पब्लिशेस बाई एनुअल पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट। चलिए ठीक है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट नेक्सस टू लिंक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम विद आसियान नेशंस, ठीक है। ये भी अपने आप में ठीक है। क्रेडिट कार्ड यूजेज हैज रिमेन स्टैग्नेंट व्हाइल डेबिट कार्ड यूजेज हैज डबल्ड। तो हम देखेंगे नहीं, ये स्टैग्नेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो डबल्ड, ठीक है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट, सो 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस याद रखिएगा बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जहां पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इन्वॉल्वमेंट है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जब आप बैंकिंग चैप्टर में बेसल अकॉर्ड पढ़े होंगे तो बेसल जो अकॉर्ड है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ठीक है, वहीं पे ये चीज हो रहा है और प्रोजेक्ट नेक्सस की बात हो रही है। क्या ही है ये प्रोजेक्ट नेक्सस? इट सीक्स टू इनहैंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, टू इनहैंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है, इसको प्रमोट करने की बात की जा रही है बेसिकली, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से, खास तौर से मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ठीक है, और इंडिया के साथ, मलेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडिया के साथ जो है ऐसा कुछ चल रहा है मामला, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट आप जो है समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब ये एक तरीके का एक इंडेक्स है, ये एक तरीके का एक रिपोर्ट है, इंडेक्सेस है, रैंकिंग है, ठीक है। ये क्या रैंकिंग है? बेसिकली हम ये रैंकिंग देखेंगे कि इट मेजर्स कंज्यूमर एक्सपीरियंस, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबल्स, ठीक है। एक रैंक निकलता है, इंडेक्स है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो ये सही है। द बेस ईयर इज मार्च 2022, गलत है। इट इज पब्लिश क्वार्टरली, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 ओनली। अब ये सही क्या है बेसिकली? तो याद रखिएगा डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री, ये क्या है इंडेक्स में? डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री, इसके ऊपर रिपोर्ट रहती है, इंडेक्सेस रहता है कि कितना बढ़ रहा है, कितना डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसके 5 पैरामीटर्स है, इसके 5 पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स क्या है? एक है पेमेंट इनेबलर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा डिमांड साइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। और लास्ट जो बचता है पैरामीटर, ये है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, यानी इस 5 पैरामीटर्स पे ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। और इसका बेस ईयर कोई 2022 नहीं है, इसका बेस ईयर है 2018, याद रखिएगा। और ये पब्लिश होता है सेमी एनुअली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट आरबीआई's डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, अब ये इस बार बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है, BHS। इंडिया के अंदर अभी टोटल 48
हो चुका है, लेकिन ये क्यों रेयर है? क्योंकि जितना भी हेरिटेज साइट सब होता है ना ऐसा बायोडाइवर्सिटी वाला, वो कोस्टल वाले इलाके सब में आपको मिलता है, ठीक है, ज्यादातर को पाया जाता है, लेकिन ये इनलैंड है। अब ये कच्छ की तरफ आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला हूं मैं? इसका आंसर क्या देख लीजिए, अ रेयर इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 45 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी, नॉट फेड बाई टाइडल इनफ्लो। ये देखिए, इसमें टाइड नहीं रहता है, ठीक है। अब ये कहां है? ये गुजरात में है बेसिकली, ये गुजरात में। अब ये अच्छा, ये किसके अंदर आता है? हम देखेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये सब कौन कर रहा है बेसिकली? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ना, ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इसको मैनेज करो और इस चीज को देखो। और ये एनबीए कैसी बोर्ड है? ये एनबीए एक तरीके का स्टैब्लिश हुआ है 2003 में, नेशनल, ठीक है। और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो 2002 है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है हमारे पास, वो है 2002। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन ये कच्छ रीजन में आपको मिलने वाला है, ठीक है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमईज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय एसएमईज इन इंडिया? अब ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस फेस्ड, इससे बहुत सारी एमसीक्यूज आपको बताऊंगा मैं। इनफॉर्मल नेचर लेड्स टू क्रेडिट इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक है, तो क्रेडिट इनएक्सेसिबिलिटी की भी बात हो रही है यहां पे। डिलेड पेमेंट्स अफेक्ट्स कैश फ्लो, ये भी सही है। और ईएसजी नॉन कंप्लायंस लिमिट एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हम देखेंगे ये जो बहुत सारी जो नॉन कंप्लायंस, मतलब ओवरऑल हम बात करेंगे ना, तो ये चैलेंजेस इनके अंदर है, जो चैलेंजेस जो है ऑल ऑफ द अबव है। लेकिन आपके लिए और जानने की क्या जरूरत है इसमें, हम देखेंगे इसमें कि इनका जो एमएसएमईज का जो क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वाला, ठीक है, लिमिट जो है ये बढ़ गया है। ये कितना बड़ा है? ये बड़ा है बेसिकली, ये बड़ा है 2.5 टाइम्स और ये बड़ा है 2 टाइम्स। कैसे बढ़ा है? तो हम इसको देखेंगे कि जो माइक्रो होगा ना, जो माइक्रो होगा उसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिट है वो 1 सीआर से 2.5 सीआर कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो स्मॉल इंटरप्राइज होगा, जो स्मॉल इंटरप्राइज होगा उसका जो है 10 सीआर से 25 सीआर कर दिया गया है। और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, और जो मीडियम होगा ना उसका हम देखेंगे कि 50 सीआर से ये 125 सीआर कर दिया गया है, 125 सीआर कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट लिमिट है, ये इन्वेस्टमेंट लिमिट है। अच्छा, कंपनी के टर्नओवर के बेसिस पे क्या होगा? टर्नओवर का मतलब होता है कि हम कितना सेल पूरा कर पा रहे हैं बेसिकली। इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट इज अबाउट द बिजनेस कितना कर रहे हैं, कितना का टर्नओवर हर साल का आपका हो रहा है। तो ये 10 करोड़ 5 करोड़ से जो है 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो गया है। 50 करोड़ से जो ये 100 करोड़ कर दिया गया है। और मीडियम वालों को हम देखेंगे तो 250 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया गया है। So this is important for your prelims exam कि what is actually MSMEs, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बेसिकली। और साथ में ये 7.5 करोड़ पीपल्स को जो है ना एम्प्लॉयमेंट देता है, ये डेटा बात करती है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 36% आपको याद रखिएगा कि ये शेयर है इसका इंडिया के इनकम में। और एक्सपोर्ट में जो शेयर है इसका, एक्सपोर्ट में शेयर है 45% एक्सपोर्ट में, ठीक है। सो दीज आर द डाटा विच यू नीड टू नो फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है? अगेन रिलेटेड टू एमएसएमईज, ये क्या है, ठीक है। हम देखेंगे यहां पे जितनी भी स्कीम्स है, टीम स्कीम, बेसिकली टीम स्कीम जो है ना रैंप स्कीम पे चल रही है, रैंप, ठीक है। अब रैंप वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ा हुआ, बेसिकली क्या है ये बेसिकली, तो याद रखिएगा रैंप इज द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज, ठीक है, एमएसएमईज प्रोडक्टिविटी, एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज प्रोडक्टिविटी, ये एक स्कीम कुछ चल रहा है। तो यहां पे आप जो देखिएगा उदयम प्लेटफॉर्म, रैंप स्कीम्स, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट, टीम इनिशिएटिव फॉर ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, ये सारा चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये न्यूज में था, टीम, उदयम, रैंप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज एनालिसिस ऑफ द 25 क्वेश्चंस मोर। दिस इज आवर पार्ट 5 बेसिकली। आई विल ट्राई टू गिव more MCQs
जब तक कि प्रीलिम्स नहीं हो जाता है, ठीक है। और हम कुछ स्पेसिफाइड सीरीज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री एक क्विक रिवीजन 1-2 लेक्चर में खत्म कर दिया जाए, ठीक है। सो तब तक के लिए आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, कूल रहिए, काम रहिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।